हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉलिंग टॉपर्स पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए कि p कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक इनमें से किस रूप में होगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी ऑप्शन को पकड़ना है और चेक करना है p का कोई भी मान रखे। जैसे p का मान अगर आप यहाँ पे 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। हर स्थिति में क्या हो रहा है, हर स्थिति में एक सम संख्या आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे p का मान 1 रख रहे हैं तो सम संख्या, 2 रख रहे हैं तो विषम संख्या, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। अगर p का मान 1 रखेंगे तो ये विषम संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक धनात्मक, तो यहाँ पे देखिए तो 2 का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम में 2, 1 3, ये भी नहीं हो सकता है। तो p का मान हमेशा 2p जो होगा ये हमेशा धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होगा। एक बात इसी के साथ आप लोग और याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम सम संख्या से गुना कर दे, किसी भी संख्या में सम संख्या से गुना कर दे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट वो हमेशा सम संख्या ही मिलेगा। कैसी संख्या मिलेगा, सम संख्या, याद रखेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस, तो बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। इस बार क्वेश्चन में है कि कोई धनात्मक पूर्णांक q जो है ये हमेशा विषम पूर्णांक कब आएगा। तो देखिए ठीक उसी तरह हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, q का मान कुछ भी रख के। तो अभी मैंने आपको बताया कि सम संख्या में अगर किसी भी संख्या से गुना करे तो इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। तो 6 सम संख्या है, इसमें q का कुछ भी रख के गुना करे तो हमेशा सम संख्या आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, विषम संख्या। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए 6q + 2। अब मानिए कि आप q का मान 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूना 8, ये तो सम संख्या प्राप्त हो गया, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस q का मान आप 1 रखिए, 2 एकम 2, 1 3, 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 1 3 आया। मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 1 5 आया। 3 रखते हैं तो 2 तिहाई 6, 1 7 आया। यानी कि हर बार देख रहे हैं विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है, तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 6 एकम में 6, 4 10, 6 दूनी 12, 4 16, 6 तिहाई 18, 4 22, ये हमेशा सम संख्या देगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपको क्या करना है, Q का चाहे P का जो भी दिया होगा उसका एक मान अपने से रखेंगे और चेक कर लेंगे सब ऑप्शन को कि कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का अगर आप फुल फॉर्म आपको पता होगा तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच 45 और 60 के बीच वो हाईएस्ट फैक्टर इन दोनों का कौन होगा जो दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे हाईएस्ट फैक्टर 45 है, तो क्या 45 को तो काट देगा, लेकिन 60 को काट पाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर 15, तो देखिए तो 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या आ रहा है, 15। अब जब हमको हाईएस्ट फैक्टर मिल गया 15, तो 5 3 को हम चेक करने जाएंगे, नहीं चेक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 45 का आप गुणनखंड निकालेंगे, 3 3 के 9, 9 5 45। फिर 60 का भी निकालेंगे तो 60 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60। अब बचपन वाला मेथड कि जिसका जिसका कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ में आ जाएगा। तो देखिए तो 2 का कॉमन है, नहीं है, 3 का कॉमन है और हमारा 5 का कॉमन है, तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 3 गुना
5, यानी कि हमारा एससी है 15 आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा जो इन दोनों को विभाजित कर दे, वही हमको चाहिए। तो देख लेंगे बड़ा से बड़ा संख्या क्या है जो दोनों को काट देगा, तो उसके हिसाब से हम आंसर टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए फिर एक वही हमारा बेसिक तरीका कि आप 24 और 36 का लघुत्तम निकालने के लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी 2 का क्यूब 8 होगा, 8 3 के 24। 36 का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हमारा 2 दूना 4 और 3 3 के 9, 4 9 36, ये इसका गुणनखंड आ गया। अब याद रखिएगा जब भी हमको एलसीएम निकालना होगा तो जो कॉमन होगा उसका बड़ा पावर, और कॉमन नहीं होगा तो सब ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 2 कॉमन है तो 2 का बड़ा पावर क्या है, 2 का पावर 3, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 आ जाएगा, गुना 3 का ज़्यादा पावर 1 है या 2, तो 3 का पावर 2, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72, 72 ऑप्शन में दिया होगा, टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आसान तरीका देखिए, एलसीएम का मतलब होता है कि वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप एलसीएम का फुल फॉर्म देखेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं होता है, ये मल्टीपल होता है। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब देखिए क्या होता है, ऐसा मल्टीपल चाहिए जो दोनों से विभाजित हो जाए, सबसे छोटा जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमको सबसे छोटा चाहिए। तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप क्या करें कि जो भी जिसका एलसीएम निकालना है उसमें से बड़ा वाले को पकड़े। जैसे यहाँ पे 36 है तो चेक कर ले क्या 36 दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो एलसीएम नहीं हो सकता है। 72, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 72, क्या 72 24 से कट जाता है, तो हाँ कट जाता है। 36 से कट जाता है, तो हाँ कट जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 72, और इस तरह से भी आप 72 टिक कर सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा तरीका। तो ऐसे आप बना लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 72। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड जो प्रमेयिका होता है ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है जी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें देखिए कुछ कुछ मान दिया है, a का मान दिया है 72, b का मान दिया है नहीं दिया है, निकालना है हम लोग को, q का मान दिया है 8, r का मान दिया है 0, तो 0 दिया है तो वो तो खत्म ही हो गया। फाइनली क्या बचा 72 बराबर 8b। अब 8 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 72 बटा 8 बराबर हो जाएगा b के, 8 9 72, तो b का मान फाइनली कितना आ गया 9। देखेंगे किस ऑप्शन में टिक करेंगे, हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे आप इन सभी सवालों को बना सकते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करें, और इसके लिए आपको बस क्या करना है, एक लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखिए फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्या मान दिया है, a का मान हम लोग को निकालना है, तो b का मान 61, q का मान 27, r का मान 32, ये हमारा ऐसे दिया है, आप इसको गुना कर लेंगे। 27 एकम में 27, 27 का 7 हासिल 2, फिर उसके बाद 27 छके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 छके 120, 162, 162 है 2 164, गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, जोड़ी इसमें 32 कर देंगे, तो a का मान इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47 में 32 जोड़ेंगे 1679, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, टिक करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप इन सवालों को बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम में, क्योंकि हमें 100 में से 50 बनाने होते हैं और कभी भी नंबर नहीं कटता है, माइनस प्लस भूल के आप नंबर नहीं गलती कर सकते हैं। जैसे मैथ जब आप प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो अगर माइनस भी गलती होगी तो पूरा सवाल गलती, लेकिन इसमें वो गुंजाइश नहीं होता है। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें और क्लास को एकदम आसानी से देखते रहें और जुड़े रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है,
तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं हम जो कि केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी कि एक और उसके अलावा उसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 है, या तो ये 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 है, या तो 2 से बोल रहे हैं, या तो ये 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी कि ये तो या तो अपने से आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं लोग? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। याद रखेंगे, परिभाषा याद रहेगा, सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको पता रहेगा जिसका कभी गुणनखंड नहीं निकल सकता है, या तो वो 1 से कटेगा या फिर खुद अपने आप से कटेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है? देखिए अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको समझा दिया। अभाज्य संख्या तो वे संख्या जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और उसके अलावा किसी से भी कटे, यानी कि एक और अपने आप के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उनके बीच में अगर होता है तो वो जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, तो देखिए तो 5 हो गया। तो 3 का 5 का अगर आप देखेंगे तो या तो 1 से कटेगा या 3 से। 5 का देखेंगे या तो 1 से या तो 5 से, तो ये कैसा संख्या होगा? अभाज्य संख्या। लेकिन अगर 4 का देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, एक और स्वयं के अलावा एक और गुणनखंड हो गया, इसीलिए ये क्या होता है? अभाज्य भाज्य संख्या। याद रखेंगे कि वे संख्या जिसका एक और अपने आप के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्या होगा? 4। आप टिक लगा देंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 96 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो एकदम आराम से आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 16 छके 96 होता है, तो 2 दूना 4, फिर उसके बाद 4 तेई 12, 12 उसके बाद 12। इसका अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए ऐसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं जैसे बचपन में हम लोग निकालते थे। लोग 2 से काटेंगे 48 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 96। तो 96 का क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना अकेले 3 आ रहा है तो 3। देखेंगे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे हम बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार का है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। 5005 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है? अगर आप 5005 का गुणनखंड निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो ये देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम में 5, फिर किससे कटेगा? तो ये हमारा 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम में 7, 7 चौके 28, 7 तिरिके 21, फिर उसके बाद 11 से कट जाएगा 13 बार में। अब किसी से कटेगा? ये नहीं कटेगा। 5 से कटा है, फिर 7 से 7 एकम में 7, 3 आया, 7 चौके 28, 7 तिरिके 21, फिर 11 से 13। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड में देखिए तो क्या क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि √10 गुना √15 का मान क्या है। √10 में अगर हम √15 का गुना कर दे तो देखिए तो 15 दहा में 150, √150 हो जाएगा। अगर अब हम √150 को तोड़ने का कोशिश करें तो 5 बचे 25 और 25 छके 150 होता है। अब रूट का मतलब होता है कि जिन दो का ग्रुप बन जाए वो बाहर निकल जाता है। 5 5 का ग्रुप बन गया तो 5 हमारा बाहर आ गया, रूट में क्या बचा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5√6, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि √12 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक है
तो देखिए सबसे पहले आप रूट 12 को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप रूट 12 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 और 4 ते 12, तो ई दोनों तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ग्रुप बन रहा है, तो 2 तो बाहर निकल गया, रूट में क्या बचा 3, तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा रूट 3। हमारा आंसर हो जाएगा रूट 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो एक बात बताइए, ये 25 है, इसको बट्टा अगर 1 दे दे तो p बाई क्यू के रूप में हो गया, p तथा q दोनों पूर्णांक हो गया और q इक्वल टू नॉट 0 है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। दशमलव हटाएंगे 10 आएगा, ये भी परिमेय संख्या। 7/1 ये भी परिमेय संख्या। जो अब एक बात याद रखिएगा, जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या। तो रूट 5 हमारा कैसा संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या का परिभाषा खूब रटे होंगे कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए तो अभी मैंने आपको बताया कि रूट 7 जो है बाहर निकल पा रहा है नहीं, तो ये कैसा संख्या होगा अपरिमेय संख्या। पाई के बारे में आप याद किए होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट 11 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2/3। आप डायरेक्ट भी टिक लगा सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे छांटना है कि कौन कौन अपरिमेय संख्या ये भी बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि 2 माइनस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। खूब सॉल्व किए होंगे आप प्रश्नावली 1.3 में कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 2 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध किए हैं 5 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बात बताइए, 2 तो जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो हमारा क्या होता है अंतर, एक परिमेय संख्या में से अगर एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए तो अभी मैंने आपको बताया ना कि पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या कौन है। देखिए तो 25 जो है इसका अगर हम गुणनखंड निकाले तो 1 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, लेकिन ये 5 से भी कट रहा है तो ये भाज्य संख्या होगा। 15 भी 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, खुद 15 से कट जाएगा। तो 1 और अपने आप के अलावा इतने गुणनखंड है तो ये भी कैसा संख्या होगा भाज्य संख्या। 21 भी भाज्य संख्या होगा क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी। 29 जो है केवल 1 से कटेगा या फिर 29 से कटेगा, तो इसीलिए हमारा यही अभाज्य संख्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 180 है तो उनके गुणनफल का मान क्या होगा। अब आपने खूब पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का एक पर में पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लीजिए पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इनका गुणनफल जो है एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होती है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर। अब इसमें उनका गुणनफल पूछ रहा है यानी कि ए बी का मान पूछ रहा है, तो एक बात बताइए एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ का मान 12, एलसीएम का मान 18 यानी कि 180, इसको गुना करेंगे जब आप तो ये आ जाएगा 2160। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ये वाला कंसेप्ट पे 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया 5, 15 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। बड़ी संख्या क्या है 20। क्या 20 5 से तो कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, लेकिन 15 से कट पाएगा नहीं, तो 20 नहीं हो सकता एलसीएम। 20 का 2 गुना 40। अब ये जो 40 है 5 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो क्या हम लोग 40 ले सकते हैं, नहीं। अब 20 का 3 गुना 60। अब एक बात बताइए 5 से 60 कट जाएगा, 15 से 60 कट जाएगा, 20 से 60 कट जाएगा, यानी तीनों से कट रहा है, तो एलसीएम क्या आ गया 40।
अभी अब मैंने आपको एचसीएफ के बारे में भी बताया था कि एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें कौन सा वो हाईएस्ट फैक्टर होगा जो तीनों को काट देगा। एक बात बताइए, हाईएस्ट आखिरी ये 5 को काटने के लिए हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या क्या हो सकता है, खुद 5। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 5 5 को काट देगा, 5 15 को काट देगा, 5 20 को काट देगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। अब हमसे पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि 60:5, 5 एकम में 5, 5 12 जा 60, यानी कि 12:1 हमारा जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं, इतना आसान क्वेश्चन। यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। अब खुद से देखिए, 65 और 117 का एचसीएफ जो है वो लिख रहे हैं। 65 और 117 का एचसीएफ कितना है, इस रूप में है 65m-117। ठीक, अब एक बात बताइए, आप 65 और 117 का एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट सके। तो एक बात बताइए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 65 है तो इसको 13 × 5 = 65 और 117 है तो 13 × 9 = 117। क्या कॉमन बन रहा है, 13 का कॉमन बन रहा है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 13 बराबर 65m-117। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 13 + 117 बराबर 65m हो जाएगा। 117 में 13 जोड़ेंगे 130 बराबर 65m। अब ये इधर 65 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो m का मान क्या हो जाएगा, 130/65। 65 दूना 130, तो m बराबर कितना आ गया, 2। देखिए कहाँ दिया है, m का मान 2, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप एकदम आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। देखिए हमारा जो 20 नंबर सवाल है, इसमें कहा गया है कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ होता है। किसी भी 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो एक बात काम कीजिए, ना मेरा मानिए ना आप किसी का मानिए। आप क्या कीजिए, कोई भी 2 लगातार संख्या, 2 3 ले लीजिए, 15 16 ले लीजिए, 18 19 ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए जो आपको मन करे। उसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम में 2, इसका निकालेंगे 3 एकम में 3, इसका निकालेंगे 3 × 5 = 15 और गुना 1 15 एकम में 15, इसका निकालेंगे तो 8 दूना 16 और गुना 1। सब में क्या कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन मिलेगा। सब में क्या कॉमन मिलेगा, 1। तो इससे याद रखिएगा 2 लगातार संख्याओं के बीच का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो देखिए पहला जो वास्तविक संख्या हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम टोटल 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारा जो वीडियो है ये 4 पार्ट में आएगा। हम बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, आपके लिए शॉर्ट वीडियो आएगा कि आप एकदम आसानी से उसको कवर करते चले जाएं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनका भी 2027 का जो टारगेट है अच्छा नंबर लाने का वो पूरा हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।